हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सोल्यूशन। ओके, और सोल्यूशन में हमने गैस इन लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया है। और अभी हम जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। ओके, तो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन पढ़ने से पहले हमें एक टर्म के बारे में जानना जरूरी है जिसका नाम है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर क्या है, नाम से कुछ पता चल रहा है। वेपर प्रेशर मतलब वेपर का प्रेशर। ठीक है, ये कौन से वेपर का प्रेशर है, वेपर कहाँ से आता है, देखते हैं। चलो, हमने यहाँ पे एक वेसल ले लिया है। ठीक है, ये वेसल में ये क्या है, एक ओपन वेसल है, ओपन कंटेनर। ओके, और यहाँ पे क्या है, सारे लिक्विड मॉलिक्यूल है। तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस में प्रेजेंट है। ओके, और लिक्विड के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये तो पता है कि हर स्टेट में मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना। तो इसी तरह लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ओके, तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं जो यहाँ बीच के लेयर में है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो उसको अपने चारों तरफ से क्या अट्रैक्ट करके रख रहे हैं। तो उस जो मॉलिक्यूल जो बीच में है उसके ऊपर जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल से चारों तरफ से क्या उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स आ रहा है जीरो। ओके, बट यहाँ पे सपोज कंसिडर करते हैं एक मॉलिक्यूल जो कि कहाँ पे है, सरफेस के ऊपर है। ठीक है, तो सरफेस में जो मॉलिक्यूल है वो उससे कौन अट्रैक्ट करेगा, उससे सिर्फ नीचे के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई है वो अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे कोई है वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर के पोर्शन से कोई अट्रैक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नीचे से आ रहा है। ओके, जिसको हम बोलते हैं इनवर्ड पुल। क्या बोलते हैं, इनवर्ड पुल। तो ये जो इनवर्ड पुल है इससे जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो नीचे की तरफ स्ट्रेच्ड होकर नीचे की तरफ अट्रैक्ट होकर रहते हैं। उस प्रोसेस का फेनोमेनन का नाम होता है सरफेस टेंशन। इसके बारे में पहले से पढ़े हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे सरफेस टेंशन का कुछ काम नहीं है तो उसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेयर पे रहा जो मॉलिक्यूल और उसके ऊपर इनवर्ड पुल काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इनवर्ड पुल होने के बाद भी कुछ एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हम कंटेनर लिए हैं जो वेसल, उसमें जो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से वो एनर्जी अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, एनर्जी लेके वो क्या हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अभी जो हमारा लिक्विड का सरफेस है उससे छोड़ के ऊपर चले जाते हैं। ऐसे समझ में, यहाँ पे सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स है वो उनमें से जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाकी के मॉलिक्यूल्स में से क्या एनर्जी लेके वो ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे हमें पता है कि हर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका प्रॉपर्टी क्या होता है, रैंडमनेस। ठीक है, उस तरह देखो, अगर कोई आपको ऐसे बांध के रख लेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या, रहना पसंद होगा, नहीं होगा। तो हर किसी को फ्रीडम चाहिए मूवमेंट में। ठीक है, तो यही फ्रीडम जो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, तो उससे मूवमेंट के लिए उतना फ्रीडम नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन जब वो लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है, उस केस में क्या होता है, उन्हें फ्रीडम इन मूवमेंट मिलता है, मूवमेंट में रैंडमनेस आ जाता है। ओके, इसीलिए वो चाहते हैं कि हमेशा कैसे वो लिक्विड से निकल के ऊपर अपने गैस में चले जाए, गैसियस स्टेट में चले जाए। ठीक है, तो ओके, ये होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल क्या करते हैं, नीचे से एनर्जी लेते हैं दूसरे मॉलिक्यूल से, वो लेके जब वो चले जाते हैं तो बाकी का जो मॉलिक्यूल बचा है वो वहाँ पे क्या होता है, उनका एनर्जी कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि उनका एनर्जी तो ले गया कोई ऊपर वाला मॉलिक्यूल, तो
जो नीचे का एनर्जी कम हो गया है उससे उनका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाता है, इससे हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं कि ये जो इवापोरेशन होता है इट कॉजेस कूलिंग। क्यों कूलिंग करता है? क्योंकि वो अपना एनर्जी लेके चला जाता है। ठीक है, हीट के फॉर्म में हो गया। तो ये ऐसे होके क्या वेपर के फॉर्म में ये लोग ऊपर जाएंगे। दिस इज कब तक जाएंगे? जब तक यहाँ पे सरफेस के मॉलिक्यूल सारे चले गए, फिर नीचे के जो लेयर थे वो ऊपर आए सरफेस के पास। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर नीचे का लेयर फिर ऊपर जाता है। ऐसा हो के अगर हमारे पास ओपन कंटेनर है, ओपन वेसल है, तो जब ये इवापोरेशन प्रोसेस तब तक चालू रहता है जब तक कि सारा वाटर जो मॉलिक्यूल जो है वो क्या खत्म ना हो जाए। मतलब ये वेसल पूरा एम्प्टी जब तक ना हो जाए, तो ड्राई जब तक ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन जो है वो कंटिन्यू करता रहता है। ओके, आए समझ में? ये था हमारा किसके बारे में, अगर हम कहीं पे ओपन वेसल ले रहे हैं तो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक क्लोज वेसल लेंगे। वेसल ये है, उसको क्लोज कर दिए, क्लोज्ड वेसल। तो यहाँ पे तो लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, तो अभी वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये तो क्या लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है कि वो हमेशा वेपर में कन्वर्ट होता रहता है वाटर मॉलिक्यूल का। ओके, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पे क्या था, खाली था तो वो एटमॉस्फेयर को एस्केप हो गए। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या है, क्लोज है। अगर क्लोज है तो ये जो वाटर वेपर रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, बाहर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे ना, यहीं पे इनका कोलिजन होगा। किसके साथ कोलिजन होगा? वॉल ऑफ द वेसल के साथ कोलिजन होगा। ठीक है, अपने अपने बीच कोलिजन होगा। तो यहाँ पे जब वो निकल जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे उनका कोलिजन होता है। उससे क्या होता है, इनमें से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम होने से क्या होता है, जब कम हो जाते हैं तो वो जब लिक्विड सरफेस के पास आते हैं दे ट्रैप्ड इनटू लिक्विड, वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आया समझ में? एनर्जी लिए, एनर्जी लेके क्या हुए, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स था वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जिसको हम, जिस प्रोसेस का नाम हम क्या बोले, इवापोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हुआ, जब वो मॉलिक्यूल्स कोलिजन किए, फिर किसका, जिनका काइनेटिक एनर्जी कम रहा वो फिर अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली क्या होता है क्लोज वेसल में, इवापोरेशन और कंडेंसेशन चलता रहता है। ओके, तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल से, तो इनिशियली इवापोरेशन होता रहता है। ओके, और जब कुछ वेपर ऊपर जमा हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, वो कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इनिशियली रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा रहता है और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो कम रहता है। ग्रेजुअली जब वेपर बढ़ता जाएगा तब क्या होगा, ज़्यादा वेपर हो जाएंगे तो वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो धीरे धीरे जब ज़्यादा वेपर्स मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होते रहेंगे, इसका मतलब क्या, रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन will be equal to rate of condensation। ओके, इस स्टेज को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में जो वेपर रहता है वो जो प्रेशर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अपने लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर वो डालता है, वही प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, आया समझ में? वेपर प्रेशर क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid when
they are in equilibrium with the liquid at a given temperature। जो इक्विलिब्रियम स्टेट आया जहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों सेम है, उस टाइम में जो वेपर का प्रेशर रहता है लिक्विड सरफेस के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर। और इनडायरेक्टली क्या मतलब, ये जो वेपर प्रेशर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो, इट रिप्रेजेंट्स द एस्केपिंग tendency of liquid molecules। ठीक है, आया सबको समझ में वेपर प्रेशर क्या चीज है। ठीक है, लिखो इससे, हो गया, मिटाते हैं। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये जो ऊपर है ये है हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन, नीचे है रेट ऑफ कंडेंसेशन, और ये जो लाइन आया वो है हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब जब वाटर लिक्विड में से वाटर गैस जिस रेट में हो रहा है उसी रेट में वाटर गैस और वाटर गैस जो है वो वेपर से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, करो इससे, हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है हमारा बीट 1 में नेचर ऑफ लिक्विड। लिख लो हेडिंग, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये नेचर ऑफ लिक्विड कैसे अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को। अच्छा, हमें ये चीज जान के रखना है कि अगर वेपर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर वेपर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। अब ये नेचर ऑफ द लिक्विड, वेपर कम प्रोड्यूस होगा या वेपर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, उसको वो कैसे अफेक्ट करता है। देखो, अगर लिक्विड में जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अगर वो ज्यादा रहा, इसका मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपने मॉलिक्यूल्स को क्या जोर से अट्रैक्ट करके रखेंगे। अगर वो जोर से अट्रैक्ट करके रखते तो क्या वो लिक्विड मॉलिक्यूल इजीली वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। अगर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे मतलब कम वेपर प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड। तो उससे क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है हमारा वो डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर कहीं पे
मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मतलब वहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल अपने बीच में उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करे तो वो इजीली लिक्विड से गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर इजीली वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ज्यादा वेपर प्रोड्यूस होगा, और वेपर अगर ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो हमारा रेट ऑफ वेपर, जो वेपर प्रेशर है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, आया सबको समझ में। देखो जो लिक्विड होता है, नेचर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड टू लिक्विड वेरी करता है। किसी लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, किसी लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसका ग्राफ ड्रॉ करने को कोशिश करेंगे तो देखो ग्राफ कैसे आता है। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस में ले रहे हैं टेम्परेचर और वाई एक्सिस में ले रहे हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, जो पहला फॉर्म है वो है डाई इथाइल ईथर, सेकेंड है एसीटोन, थर्ड है इथाइल अल्कोहल, फोर्थ है वाटर। ओके, अगर डिफरेंट ले रहे हैं हम लिक्विड और उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन द टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर, तो इससे डिफरेंट ग्राफ्स आएगा। ओके, बना लो इसे। हो गया, मिटाते हैं। हमारा जो सेकेंड फैक्टर है वो है टेम्परेचर। लिख लो हेडिंग टेम्परेचर। हो गया। टेम्परेचर से क्या होता है, अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो जो मॉलिक्यूल्स है उनका एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ा तो क्या होगा, वो जल्दी से, मतलब ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा वेपर प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है लिक्विड में उनका काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। अगर उनका काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। और ये तुम्हें पता है, अगर वेपर कम फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, तो उनका जो वेपर प्रेशर है वो भी कम होगा। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर से वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है। ओके, तो टेम्परेचर के रिलेशन के ऊपर हमारे पास एक इक्वेशन भी है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है log P2/P1 इक्वल टू डेल्टा H vaporization by 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2। ठीक है, यहाँ पे P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T1। P2 क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T2। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1। डेल्टा H वेपराइजेशन क्या होता है, इट इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब
जब 1 मोल ऑफ लिक्विड उसके वेपर फॉर्म में क्या कन्वर्ट होता है, उस टाइम में जितना एनर्जी क्या होता है रिक्वायरमेंट रहता है, जिसका मतलब जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। डिटेल हम पढ़ेंगे क्या केमिकल ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या है आर। आर क्या चीज है? गैस कांस्टेंट। ठीक है, नॉर्मली जो गैस कांस्टेंट होता है आर वही है। ओके, और ये जो रिएक्शन जो इक्वेशन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, लिखो इसे। हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो वेपर प्रेशर का जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो मेनली यही दोनों रहता है, नेचर ऑफ लिक्विड और एक है हमारा क्या टेम्परेचर। और अगर हम क्या ये देखना चाहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इज ए मेजर ऑफ क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसी का ज़्यादा है मतलब क्या है? अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है मतलब हमें क्या लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हीट कब चाहिए? जब उसका फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए। इसका मतलब अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमें ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अगर वो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो लेस वेपर फॉर्म होगा, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर उस लिक्विड का कम होता है। अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है मतलब उसको बहुत कम एनर्जी देने से भी वो इजीली बॉयल हो जाता है, उस केस में क्या होता है? उस केस में ज़्यादा वेपर फॉर्मेशन होता है। अगर वेपर ज़्यादा फॉर्मेशन रहा तो क्या होगा? वेपर प्रेशर वो भी हमारा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आया समझ में? देखो इससे हो गया क्या? नेक्स्ट बीट 4 में है प्यूरिटी ऑफ द लिक्विड। प्यूरिटी ऑफ लिक्विड, अगर कोई लिक्विड प्योर स्टेट में है तो क्या होगा? देखो अभी हम एक वेसल ले रहे हैं और यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल से कोई भी लिक्विड है प्रेजेंट है। ठीक है, उसका लेयर प्रेजेंट है। तो इसका जो कन्वर्ट होते हैं वेपर में, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं वो कहाँ से कन्वर्ट होते हैं? अंदर से कन्वर्ट होते हैं या सरफेस से कन्वर्ट होते हैं? ऑफ कोर्स सरफेस से कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सरफेस में, ये सारे क्या होंगे? धीरे धीरे करके वेपर में कन्वर्ट होंगे। ओके, तो अगर हम प्योर लिक्विड ले रहे हैं तो यहाँ पे सरफेस में पूरा क्या रहा है? सिर्फ लिक्विड का मॉलिक्यूल है, तो ज़्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इस केस में क्या होगा? ज़्यादा वेपर फॉर्मेशन होगा और वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। मतलब प्योर लिक्विड के केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि हमारा जो सरफेस लेयर है वहाँ पे क्या है? सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है हम और एक कंटेनर ले रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये प्योर लिक्विड है। ठीक है, और यहाँ पे हम प्योर लिक्विड नहीं ले रहे लिक्विड और उसके साथ कुछ कोई भी एक सॉल्यूट हमने ऐड कर रखा है। ओके, प्योर फॉर्म में नहीं है, कुछ एक सॉल्यूट ऐड किया है। वो सॉल्यूट क्या सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा? अभी ये होगा कि सरफेस में पहले क्या हो रहा था? सरफेस में पहले लिक्विड का मॉलिक्यूल था, प्योर लिक्विड का। अभी क्या होगा?
अब इस सरफेस में सिर्फ लिक्विड का मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, उसके साथ जो सॉल्यूट हमने ऐड किया है उसका भी मॉलिक्यूल्स रहेगा। ये सारे हो गए हमारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये जो है ब्लैक में वो है हमारा क्या, लिक्विड का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिक्विड लेयर में पूरा प्रेजेंट था लिक्विड का मॉलिक्यूल, तो वो सारे वेपर में कन्वर्ट हो गए, तो ज़्यादा वेपर फॉर्मेशन हुआ और हमारा वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो जब लिक्विड में हम कुछ सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं या फिर कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ लिक्विड जो है वो नहीं रहेगा, रहेगा क्या, वो नहीं रहेगा, क्या होगा, उसके साथ कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी है जो सरफेस को कवर कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा सरफेस में कम लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो नॉर्मल से क्या है, कम है। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल कम है इसका मतलब कम लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर कम लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होता है इसका मतलब वेपर प्रेशर भी कम होगा। इससे क्या होता है, अगर कोई सॉल्यूट लिक्विड में ऐड हुआ रहता है, सॉल्यूट हो या कोई इम्प्योरिटी हो, ठीक है, उससे क्या होता है, कम वेपर फॉर्मेशन होता है, तो हमारा वेपर प्रेशर भी कम रहता है। ओके, तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। ओके, आया सबको समझ में, ठीक है। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉल्यूशन। ओके, टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।